जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक 19 मई 2026 को उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित और विवादित 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,000 जो कि 2011-12 की भर्ती है, दोनों मामले सुने जाने के लिए लिस्ट किए गए थे। दोनों मामले की सुनवाई हो चुकी है। क्या कुछ बातें निकल करके आ रही हैं, कैसे ये डायरेक्टली नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या को प्रभावित करेगा और 69,000 की शिक्षक भर्ती में क्या कुछ फैसला हुआ है, इन सब के रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, ना सिर्फ 69,000 72,000 के लिए, बल्कि ऐसे कैंडिडेट जो कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर विट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 69,000 से अगर हम लोग शुरुआत करें तो पहले एनसीबीसी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है। जितना उन्हें पद मिलना चाहिए उतना पद नहीं मिला। इसके पीछे का रीजन क्या था? सरकार की गलत नीतियां। अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन लिया हुआ है तो उसका माइग्रेशन, चाहे वो अनरिजर्व की कट ऑफ से ज़्यादा ही क्यों ना लाया हो फाइनल गुणांक में, उसका माइग्रेशन रोक दिया गया और उसे उसकी ही कैटेगरी में केवल सेलेक्ट किया गया। ऐसे समझिए, जैसे कि मान लेते हैं किसी कैंडिडेट ने यूपी टेट में 89 नंबर ला करके कैटेगरी के बेस पर वो रिलैक्सेशन लिया और सुपर टेट में वो चयनित हुआ आवेदन करने के लिए। अब सुपर टेट में मान लेते हैं कि उसके मार्क्स 120 नंबर थे, उसका फाइनल गुणांक मान लेते हैं कि 70 बना। अनरिजर्व का कट ऑफ जो पहली लिस्ट गई थी वो 67.11 गई थी, लेकिन 70 नंबर पाने वाला कैंडिडेट भी अब अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं जाएगा, बल्कि वो अपनी कैटेगरी में फाइट करेगा। क्यों? क्योंकि टेट में उन्होंने रिलैक्सेशन लिया था। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट बनाई गई थी 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में। और इस माइग्रेशन को रोके जाने की वजह से हजारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट थे जो कि माइग्रेट होने चाहिए थे, मेरिटोरियस कैंडिडेट थे, उनका माइग्रेशन रुक गया, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया है। अगर आपको याद हो कि किसी भी भर्ती के चरण में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन जो लिया गया है वो सभी प्लेयर्स को एक लेवल पर लाने के लिए किया गया है, वो आरक्षण नहीं है। मतलब कि आप एज में या फिर फीस में या फिर किसी भी प्रकार की पहले जैसे टेट के मामले में देखें तो कई हाई कोर्ट के भी इस प्रकार के जजमेंट है कि टेट में दिया गया छूट रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि वो एक रिलैक्सेशन है। तो इस प्रकार की छूट को आरक्षण नहीं माना जा सकता। और दूसरा, 69,000 शिक्षक भर्ती में रामचरण मौर्य वाले केस में जो 2020 में जजमेंट आया था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट खुद ये स्वीकार करती है कि हमारी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो 2020 में जब रिजल्ट घोषित हो गया, उसके बाद जब जिला वरीयता के लिए आवेदन लिए गए, वहां से हमारी भर्ती शुरू हो रही है। जब भर्ती ही आपकी वहां से शुरू हो रही है तो इसके पहले के जो छूट दिए गए हैं उसमें रिजर्वेशन आप कैसे मान सकते हैं और माइग्रेशन कैसे रोक सकते हैं? इसी को लेकर के पूरा विवाद था। अब अभ्यर्थी 2022, अगर आपको विधानसभा चुनाव याद हो तो उस समय भी अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया था। पूरे माहौल उत्तर प्रदेश में बना कि राज्य सरकार दलित और पिछड़े वर्ग का अहित कर रही है। उस समय राज्य सरकार दबाव में थी और 6800 की चौथी लिस्ट वो निकाल देती है। उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने 6800 की चौथी लिस्ट निकाली और साथ ही साथ 17,000 नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में विज्ञापन के लिए एक तरीके से अपना प्रेस विज्ञप्ति उन्होंने जारी कर दिया। अब वो जो चौथी लिस्ट थी उसको अभ्यर्थियों ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जाता है तो वहाँ से चौथी लिस्ट को क्वैश कर दिया जाता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। राज्य सरकार को यह बोला गया कि आपने लिस्ट में कुछ दिया ही नहीं, कैंडिडेट कैसे पहचाने कि उनके साथ पूरी पारदर्शिता से भर्ती हो रही है। ना तो आपने कैंडिडेट का टोटल मार्क्स दिया, ना तो उनकी कैटेगरी शो की। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं शो किया जाएगा तब तक ये ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। हाईकोर्ट ने 6800 की चौथी लिस्ट को रद्द कर दिया असंवैधानिक करार देते हुए और लिस्ट को रिविजिट करने के आदेश दिए। साथ ही साथ जो सिंगल बेंच थी उन्होंने ये कहा था कि नई लिस्ट बनाने के बाद से जो कैंडिडेट नीचे आएंगे, मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट, जो कि जाहिर सी बात है जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जब वो माइग्रेट होकर के अनरिजर्व में जाएंगे तो अनरिजर्व की जितनी सीटें थीं उसमें से जो नीचे वाले कैंडिडेट होंगे वो उन्हें बाहर करना होगा। तो राज्य सरकार को ये निर्देशित किया गया था कि इनके लिए आप पॉलिसी बना करके इनको बचा सकते हैं। उसके बाद से ये मामला चला गया डबल बेंच में। डबल बेंच में भी यही बातें निकल करके आई कि 6800 की जो चौथी लिस्ट थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लिस्ट को रिविजिट करना होगा। उसके बाद से ये मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे और उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठ गया था कि सिंगल बेंच और डबल बेंच के लिस्ट को रिविजिट करने के आदेश के बाद से उनका अहित हो सकता है और वो इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है और आज की सुनवाई में अगर मैं बताऊं तो
राज्य सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अपने हलफनामा जो उनके द्वारा सबमिट किया गया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम इस लिस्ट को रिविजिट करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि अब पुनः लिस्ट बनाई जाएगी, पुनः लिस्ट बनाई जाएगी 69,000 शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में, और ये एग्जामिन किया जाएगा कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका अहित हुआ है इस माइग्रेशन के ना होने की वजह से, और जिनका भी अहित हुआ है उनको हर हाल में न्याय मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐसा हलफनामा दिया हुआ है। अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 8 हफ्ते का समय दिया है राज्य सरकार को कि इस तरीके का लिस्ट बना करके ले आइए, जो कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका अहित हुआ है, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको हम नौकरी देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि राज्य सरकार जब वहाँ पर अन्य जो जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने जब मुद्दा उठाया कि फिर जो कैंडिडेट लिस्ट रिविजिट करने के बाद से लिस्ट में नहीं आएंगे उनका क्या होगा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले राज्य सरकार जो भी है उनको स्टेट को पहले लिस्ट बना करके लाने दीजिए, उसके बाद हम इन चीज़ों पर विचार करेंगे। उस पर राज्य सरकार ने कहा कि हम किसी को भी बिना डिस्टर्ब किए हुए नई लिस्ट में जो कैंडिडेट का अहित हुआ होगा उन्हें हम नौकरी देने का प्रयास करेंगे। मतलब ये तय हो चुका है 100% कि अब 69,000 में नए पद 100% जोड़े ही जाएंगे। अब 100% जोड़े जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि जो अगर आपको ज्ञात हो 1-2 दिन से जो मामला चल रहा है कि लगभग 30-35 हज़ार जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधियाचन भेजने की बात चल रही है, वो इसीलिए होल्ड किया गया है कि आर्ट्स की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें पद जोड़े जा सकते हैं, और वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब नए पद जोड़ने का मतलब सीधे तौर पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षकों के पद खत्म होना या फिर घट जाना, ये हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कितने पद घटेंगे या फिर कितने पद जोड़ने की नौबत आएगी, ये तो खैर लिस्ट को रिविजिट करने के बाद ही पता चलेगा। अब आपको ये भी समझना होगा कि ये तो तय है कि कम से कम 6800 से ज़्यादा ही ये लिस्ट होने वाली है, क्योंकि राज्य सरकार का खुद का अपना डेटा था, 6800 की लिस्ट इन्होंने जारी की थी। अब अगर उससे कम होगा तो अभ्यर्थी फिर से कोर्ट चले जाएंगे कि सर आपने ही ये लिस्ट दी थी और अब आप इससे भी कम कर रहे हैं। तो ये तो तय है कि 6800 से ज़्यादा ही कैंडिडेट इसमें आने वाले हैं। अब मान लेते हैं कि ऊपर कितना जाए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये तय है कि लगभग 6800 से ज़्यादा ही कैंडिडेट होंगे। मान लेते हैं राउंड फिगर करके 10,000 कैंडिडेट होते हैं, तो सीधे तौर पर ये उन कैंडिडेट का अहित है जो कि नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं में से पद निकाल करके इनको दिए जाने की नौबत आ रही है। और ये पूरा हो रहा है राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जो पहले से पॉलिसी बनी हुई है उसको सही से पालन ना करने की वजह से। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें क्लियर कर दी हैं कि जो यूआर की सीटें होती हैं वो जनरली ये समझ लिया जाता है कि वो जनरल की सीटें हैं, लेकिन वो जनरल नहीं होता है, वो ओपन सीट होता है जिस पर केवल और केवल मेरिटोरियस कैंडिडेट जाएगा। अब वो मेरिटोरियस अनरिजर्व का है, अदर स्टेट का है, कैटेगरी का है, पीएच है, फ्रीडम फाइटर है, उसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। जो मेरिटोरियस है वो ओपन सीट पर चला जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा। लेकिन इस लिस्ट में किसी भी स्टेज पर अगर किसी ने रिलैक्सेशन लिया है तो उसको माइग्रेट होने से रोका गया, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि जो कैटेगरी से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा लगातार ये दावा किया जाता रहा है कि लगभग 18,000 सीटों का घोटाला हुआ है। अब अगर लिस्ट रिविजिट करने पर ऐसी नौबत अगर आ जाती है कि 18,000 पद जोड़ने पड़े तो समझिए क्या स्थिति भयावह होने वाली है उत्तर प्रदेश में। चलिए, ये तो बात हो गई 69,000 के बारे में। अब बात करते हैं 72,000 के बारे में। 72,000 जो कि 11-12 की वैकेंसी है, इसमें आज के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में जो लिस्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया, वहाँ पर 35,000 याचियों की लिस्ट रखी गई, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये लिस्ट 11,000 की होती तो हम इस पर कंसीडर करते, मामले को प्रोसीड कर देते हैं। मतलब कि अगर 11,000 कैंडिडेट की लिस्ट दी जाती है तो हम इन सबको नियुक्ति पत्र देने के संदर्भ में राज्य सरकार को निर्देशित कर सकते हैं, ऐसा एक मैसेज उनके द्वारा दिया गया। अब सोचिए कि 72,000 में भी 11,000 पद जोड़ने की नौबत आ रही है। अगर ऐसा हुआ तो वो पद कहाँ से आएंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि वो आसमान में उड़ रहा है और आ जाएगा। जो पद हैं अभी उसी में से तो दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक तो 69,000 में नौबत आ रही है, दूसरा 72,000 में नौबत आ रही है, और ये सब सरकार की गलत नीतियों की वजह से आ रही है, क्योंकि लिस्ट को सही तरीके से ना बना पाना सरकार की खामी है, और निश्चित तौर पर इसे घोटाला ही कहा जाना चाहिए। आरक्षण विसंगति नहीं, ये सीधे तौर पर आरक्षण घोटाला है, जिसकी वजह से ऐसे कैंडिडेट जो कि आज सिस्टम में होने चाहिए 5 साल से धक्के खा रहे हैं, और जो सिस्टम में नहीं होने चाहिए वो सिस्टम में बने हुए हैं, और इसका पूरा खामियाजा नए कैंडिडेट भुगतेंगे, क्योंकि उनके ही पद निकाल करके इनको दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप 72,000 के अभ्यर्थी हैं तो 72,000 वाले मामले में नई डेट दे दी गई है, उसमें अभी कुछ भी नहीं होने जा रहा है। 35,000 बहुत ज़्यादा कैंडिडेट की लिस्ट दी गई थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 11,000 की कैंडिडेट्स की लिस्ट होती तो हम इस पर एक बार विचार करते हैं।
69,000 की अगर हम लोग बात करें तो 69,000 में पूरा पॉजिटिव रुख दिख रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि पद जोड़े ही जाएंगे। और राज्य सरकार ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जो भी कैंडिडेट सिस्टम में आ चुके हैं हम उनको बिना डिस्टर्ब किए हुए, जिनका अहित हुआ है उनको 100% उनके साथ न्याय करेंगे और नौकरी देने जा रहे हैं। 2 महीने का 8 हफ्ते का 6 से 8 हफ्ते का समय दिया गया, मतलब मान के चलिए कि 2 महीने का समय। अब चूंकि गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही इस मामले को सुना जाएगा, मतलब 2-3 महीने तो एटलीस्ट लग जाएंगे इस केस को लिस्ट करने के लिए, क्योंकि आज राज्य सरकार ने समय मांगा था, इस वजह से ये 6 से 8 हफ्ते का समय दिया गया। राज्य सरकार ने कहा कि हम इन पॉलिसीज पर काम कर रहे हैं और इसके लिए हमें थोड़ा सा और समय दे दीजिए, तो 6 से 8 हफ्ते का समय दिया गया है, मतलब सीधे तौर पर 2 महीने का समय दिया गया है। अब मान लेते हैं कि उस समय लिस्ट नहीं बनी, फिर से राज्य सरकार अगर समय मांग लेती है, फिर से समय मिल जाएगा। ऐसे ही तो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, पिछले 1 साल से ही मामला 1 साल से ज़्यादा समय से हो चुका है ये मामला चल रहा है। इसके पहले डबल बेंच में, फिर सिंगल बेंच में। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कब तक मामला चलता है। अगर ये मामला इसी तरीके से चलता रहा और कहीं आचार संहिता आ गई, उसके बाद से क्या चीज़ें होंगी, राज्य सरकार बदल गई, उसके बाद से क्या चीज़ें होंगी, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हैं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के। हालांकि जो 10,000 का अधियाचन भेजने की बात की जा रही है नगरीय क्षेत्र में, वो पूरा इससे अलग है। लेकिन अगर वो 10,000 विज्ञापित भी कर दिया गया तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10,000 ही अगर केवल पद आते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के रामशरण मौर्य वाले केस में दिए गए जजमेंट के हिसाब से शिक्षा मित्रों को भी एक मौका मिलना है और उनको भी जो उनको भारांक दिया गया था वो भारांक मिलना है। तो भारांक लेने के बाद से जितने भी कैंडिडेट हैं, चूंकि वो अतिरिक्त भारांक उनको दिया जाएगा, तो वो मेरिटोरियस बन जाएंगे और वो 100% अनरिजर्व की सीटें लेंगे। तो अनरिजर्व की सभी सीटें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों के द्वारा ऑक्युपाई कर ली जाएगी। अभी आप 69,000 का मामला देखिए, उसको राउंड फिगर मैं कर देता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 70,000 का 40% उसमें ईडब्ल्यूएस को कोटा नहीं दिया गया था, तो 50% अनरिजर्व की सीटें थी। तो 70,000 में से 50% अगर आप देखें तो लगभग 35,000, मैंने राउंड फिगर कर दिया चीज़ों को आसान करने के लिए। तो 35,000 जो सीटें थी वो अनरिजर्व की सीटें थी, बाकी जो सीटें थी वो रिजर्व कैटेगरी सीटें थी। तो 35,000 में से 8,000 शिक्षा मित्र चयनित हुए थे। कितना? 8,000। और वो जो शिक्षा मित्र थे केवल क्वालिफाई भी अगर कर ले रहे थे तो वो मेरिटोरियस कैंडिडेट बन जा रहे थे। अब उनका माइग्रेशन रोक दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई। अब वो माइग्रेशन नहीं रुकेगा, आने वाले समय में वो माइग्रेशन नहीं रुकेगा और 100% उनको अनरिजर्व में सीट पे ही फाइट करना होगा। अब मान लीजिए कि बहुत लंबा समय हो चुका है और इसमें बहुत सारे शिक्षा मित्र जो कि पहले टेट क्वालिफाई नहीं थे अब टेट क्वालिफाई कर चुके होंगे। अब मान लीजिए केवल वो क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी में होगा। 3 से 4,000 भी अगर शिक्षा मित्र केवल क्वालिफाई कर लेते हैं तो अब क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी। मान लीजिए 10,000 पद विज्ञापित किया गया तो 10,000 का 40% अनरिजर्व सीट होगी, क्योंकि 50% आपका SC ST OBC के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल इसी में इंक्लूडेड है, प्लस ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा, क्योंकि यूपी टेट में उनको 10% आरक्षण यूपी टेट में उनको आरक्षण दिया गया और 82 नंबर पर क्वालिफाई मान लिया गया। तो सुपर टेट में भी 100% उनको उनके लिए 10% सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो 60% निकाल दीजिए, यानी 6,000 सीटें तो पूरी तरीके से रिजर्व है। 40% सीटें जो बची वो अनरिजर्व कोटे से आएंगी और 40% यानी 10,000 का 40% 4,000 सीटें होती हैं। तो अगर 3 से 4,000 शिक्षा मित्र क्वालिफाई कर ले जाते हैं आने वाली शिक्षक भर्ती में तो उनका सिलेक्शन अनरिजर्व की सीट पर होगी और वो पूरे के पूरे अनरिजर्व सीट्स केवल और केवल शिक्षा मित्रों से ही भर जाएगा। तो ये स्थिति परिस्थिति होगी आने वाली शिक्षक भर्ती में। बहुत कुछ रायता फैलने वाला है और निश्चित तौर पर गलत नीतियों की वजह से ये मामले कोर्ट में जाते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।